कहानी का नाम है कलाकार। धूप का चमकीला रंग चारों तरफ फैला हुआ था और उमस से भरे गर्म हवा के झोंके खिड़कियों के पल्लों को धकेलते हुए सारे घर में फैल रहे थे। पूरी बिल्डिंग में सभी अपने अपने घरों में थे और 4 बजते बजते कुछ घरों के दरवाजे खुलने लगते हैं। काम वालियों के काम पर आने का समय हो जाता है ना, शायद इसलिए। और तकरीबन 5 बजते बजते साइकिल की घंटी की आवाज़ से दूसरे फ्लोर पर रहने वाले रुद्रनाथ चौधरी के फ्लैट का दरवाज़ा भी खुलता। चेहरे पर पड़ते उमस के भरे गर्म के झोंके, एक पल के लिए आंखें बंद हो जाती हैं। जाने कौन सी प्रार्थना है ये, या याद है कोई किसी बरसते ठंडे मौसम की इन बंद आंखों में। हेलो मिस्टर चौधरी, किसी की आवाज़ ने आंखें खोल दी। कोई सीढ़ियाँ तेजी से कूदता हुआ नीचे जा रहा था। ये शोभित है और उसका ये हेलो। धीरे धीरे मिस्टर चौधरी सीढ़ियाँ उतर रहे थे। अभी वो थोड़ी सीढ़ियाँ उतरे ही नहीं होते हैं, शोभित कूदता हुआ वापस आ रहा होता है। ये रोज का बैले है। मिस्टर चौधरी जब तक नीचे पहुंचते हैं वह ऊपर आ रहा होता है, हाथ में ढेर सारे खत और रंग बिरंगे कार्ड लिए हुए, चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक लिए। ये बैले स्वैन लेक से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपनी चिट्ठियों वाला डब्बा खोल रुद्रनाथ चौधरी ने चिट्ठियाँ निकाली। फोन का बिल, बिजली का बिल और ये किसी समारोह का निमंत्रण पत्र था। डब्बा बंद कर रुद्रनाथ चौधरी धीरे धीरे वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पहले फ्लोर पर रहने वाला एक पारसी परिवार है, सोहराब जी का। वहाँ से अक्सर संगीत की आवाज़ आती रहती है। सुबह और शाम उनका दरवाज़ा खुला रहता है। सोहराब जी की नानी आराम कुर्सी पर बैठी या तो स्वेटर बुन रही होती हैं या सो रही होती हैं। उनके पास एक मोटी सी बिल्ली है, उसे वो लैला पुकारते हैं। लैला अक्सर सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते वो दिखाई दे जाती है। उसकी चाल में अकड़ है और कई बार वो सोहराब जी की नानी के पाँव के पास बैठी या सोई होती है। जब भी सुबह से रुद्रनाथ चौधरी घर से निकलते हैं तो सोहराब जी का बेटा बेध्यानी में अखबार हाथ में लिए पढ़ता हुआ बाहर आ रहा होता है और रुद्रनाथ चौधरी पर नजर पड़ते ही मुस्कुराता वापस अंदर मुड़ जाता है। चिट्ठियां हाथ में लिए रुद्रनाथ चौधरी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। आदतन उनकी निगाह सोहराब जी के घर के अंदर गई। उन्हें पता था कि नानी आराम कुर्सी पर बैठी कुछ कर रही होंगी, पर नहीं, आज इस कुर्सी पर लैला बैठी हुई थी और बाहर की ओर देख रही थी। लैला, लाइला, इसकी शक्ल जाने क्या सोच इस अचानक आए ख्याल को रुद्रनाथ चौधरी ने अधूरा ही छोड़ दिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। छोटे कद काठी, थोड़े से मोटे, सर पर बाल कम और चश्मा लगाए हुए रुद्रनाथ चौधरी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। प्रोफेसर हैं, आर्ट कॉलेज में पढ़ाते हैं और पेंटर भी हैं। जी नहीं, दीवारें नहीं, पेपर और कैनवास रंगते हैं। तस्वीरों पर रंग भरते भरते वो अपनी जिंदगी में रंग भरना भूल गए। शायद अकेले रहते हैं। हाँ, एक तोता भी है, केस्टो, थोड़ा थोड़ा बोलता है। हेलो, गुड नाइट, ब्रेकफास्ट प्लीज, डिनर इज ओवर एंड, और एक कविता भी बोलता है। बोल कुछ समझ नहीं आते मगर अच्छा लगता है। गुड। शादी? हाँ, शादी होते होते रह गई। अब क्या बताएं, पेंटिंग बनाने में इतने बिजी रहे कि ट्रेन का टाइम भूल गए।
और ट्रेन छूट गई। टाइम से पहुंचे नहीं तो शादी की ट्रेन छूट गई। ठाकरों का खून, लड़की वालों ने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी और हमारे चौधरी साहब सीढ़ियां चढ़ते और उतरते रह गए। तब से आज तक यानी पिछले 15 साल से वो यूं ही बस अकेले रह गए। जी हाँ, दुनिया में और भी लड़कियां हैं। मगर रुद्रनाथ चौधरी को जब उस लड़की का फोटो दिखाया गया तो वो पहली ही नज़र में उसे अपना रंग भरा दिल दे बैठे, जिसमें 7 नहीं पूरे 700 रंग भरे थे। कांची रे वो उसे भुला ना सके, बेचारे चौधरी साहिब। पाकिज़ा फिल्म में मीना कुमारी जी का नाम साहिब जान था। आपके पांव देखे, वापस कहानी की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब के बेडरूम में कोई बाहर से जा नहीं सकता, मगर मौका मिले तो देखिएगा। वहां दीवार पर उसी लड़की की बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है। दूसरों के सीक्रेट्स आउट नहीं करते हैं। हाँ, तो वो पेंटिंग चौधरी साहब ने खुद ही बनाई थी। पेंटिंग पर जब भी रुद्रनाथ चौधरी की निगाह जाती तो गहरी सांस लेते और आंखें बंद कर लेते। ये भी एक खास किस्म की प्रार्थना है, जाने कौन सी। सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और दोपहर बाद लौट आते हैं। पढ़ते लिखते पेंटिंग बनाते उनके दिन बीत रहे थे। वे आस पड़ोस में ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं थे। 5 बजे के करीब डाकिया आता था, जिसकी साइकिल की घंटी सुन उन्हें उसके आने का पता चल जाता है। वह काफ़ी दूर से घंटी बजाता हुआ आता है। रुद्रनाथ चौधरी उसे कभी कभी कुछ दे दिया करते हैं, जैसे कि स्वेटर, कोट, बर्तन, घड़ी और क्या काफ़ी कुछ, आदि जाने क्या छोड़िए। इसलिए परशुराम उन्हें पसंद भी बहुत करता है। परशुराम, हाँ, अरे भाई डाकिया, हाँ डाकिया का नाम है परशुराम, वही बड़ी बड़ी मुच्छों वाला डाकिया। इसकी शक्ल किसी पुराने फिल्म के डाकू से मिलती है ना मिस्टर चौधरी? शोभित ने पूछा। उस दिन रुद्रनाथ देर से लौटे थे तो वो नीचे ही खड़े थे और शोभित घंटी की आवाज़ सुन दौड़ कर नीचे आया था, पर वहाँ रुद्रनाथ चौधरी को पहले से ही खड़ा देख वह चौंक गया। लगता था जैसे उसे अच्छा नहीं लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी शक्ल है, एकदम पेंटिंग के लायक। इतना जवाब दे रुद्रनाथ चौधरी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि चौधरी साहब को ढेर चिट्ठियाँ आई थी। उन्हें कोई अवार्ड वगैरह मिला था शायद, इसलिए। और शोभित के हाथ में एक ही चिट्ठी थी, ओनली 1। वह धीमे से मुस्कुराया और सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ने लगा। जाने क्या सोच आज रुद्रनाथ चौधरी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो पहले से नीचे थे। उनके लिए ढेर सारी चिट्ठियाँ आई थी और शोभित के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। रुद्रनाथ चौधरी को जाने अजीब सी खुशी महसूस हुई। लग रहा था जैसे लंबी सी सर्दियाँ बीत रही हों। ठंड अकेलेपन का एहसास ज़्यादा देती है। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, बर्फ़ गिरती हुई अच्छी लगती है, पर जब दिन बीतने लगते हैं तो सारी वादी अकेलेपन के एहसास से भर जाती है। शायद चौधरी साहब को भी अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हमेशा की तरह पहले फ्लोर पर सोराब जी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। चौधरी साहब की निगाह अंदर गई। आज न सोराब जी की नानी थी और ना ही लैला बैठी हुई थी। कुर्सी एकदम खाली थी। घर का दरवाज़ा खोल चिट्ठियाँ टेबल पे रख रुद्रनाथ बालकनी में आ गए। घड़ी में 5:10 हुआ था, पर धूप अभी भी थी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। कुछ देर वहीं खड़े रहे। रुद्रनाथ फिर वापस कमरे में आ गए।
रेडियो ऑन कर बाथरूम में चले गए। लौटे तो कोई गाना बज रहा था, मुकेश जी की आवाज में था। रुदना साथ साथ गाने लगी, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। गाते हुए किचन में चले गए। चाय ले वे अपने स्टूडियो में आ गए। अपनी सारी पेंटिंग्स को गौर से देखते हुए जाने क्या सोच रहे थे। कुछ देर सोचते रहे, फिर घर से बाहर चले गए। लौटते हुए अंधेरा हो गया। सौरभ जी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। लैला आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। रुदना चौधरी और उसकी आंखें मिली और लैला ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। रुदना मुस्कुरा दी। घर का दरवाजा खोला तो केशव उन्हें देख शोर मचाने लगा। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? सामान टेबल पर रखते हुए बोले। हवा के झोंके से उनका ध्यान बालकनी की तरफ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, शायद खुला छोड़ गए थे। कमरे में कबूतर का पंख देख वे समझ गए थे कि कबूतर आया होगा। अरे कबूतर ही आया था ना, लैला तो नहीं आई थी। ये कह वे खुद ही हंस पड़े। ब्रेकफास्ट प्लीज, केशव बोला तो वे मुस्कुराते किचन में चले गए। रात आंधी चली और थोड़ी रिमझिम बरसात भी हुई। अगले दिन लौटते हुए फिर देरी हो गई। आज अकेले नहीं थे वे, उनके साथ एक लड़की थी। शोभित दौड़ता हुआ नीचे आ रहा था और उतना सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। आज भी बधाई पत्रों की भरमार थी। हेलो मिस्टर चौधरी, कहता हुआ शोभित बगल से निकला। उसकी सीढ़ियाँ उतरने की रफ्तार कम हो गई थी, शायद लड़की देखकर। लौटते हुए वह रुद्रनाथ चौधरी के दरवाजे की तरफ देखता हुआ गया। दरवाज़ा बंद था। आज सौरभ जी की नानी कुर्सी पर बैठी कोई पुराना संगीत सुन रही थी। और शोभित धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर गया। अगले दिन फिर रुद्रनाथ देर से लौटे। उनके साथ वही लड़की थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और शोभित सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसके मुंह से सिर्फ हेलो ही निकला। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। लौटते ही उसने फिर उनके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। अगले दिन शोभित पहले से नीचे था। परशुराम घंटी बजाता हुआ आया, पर रुद्रनाथ चौधरी नीचे नहीं आए। उनकी गाड़ी तो खड़ी थी, यानी वो घर पर ही थे। लाओ, मैं उनकी चिट्ठियाँ उन्हें दे देता हूँ, शोभित परशुराम से बोला। परशुराम ने 10-12 कार्ड और चिट्ठियाँ शोभित के हाथ में थमाई और बाकी लोगों की चिट्ठियाँ डाली और चला गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने रुद्रनाथ चौधरी को डाके की घंटी सुन नीचे आते हुए नहीं देखा हो। वो तेजी से चिट्ठियाँ ले उनके दरवाजे के पास पहुंचा और उसने घंटी बजाई। 2-3 मिनट बीते पर कोई नहीं आया। उसने फिर घंटी बजाई तो थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। आप चिट्ठियाँ लेने नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको चिट्ठियाँ पहुँचा दूँ, ये शोभित बोला। ओह थैंक्स, भाई भूल ही गया था, पेंटिंग बनाते हुए ख्याल ही नहीं आया। तभी पीछे वही लड़की आकर खड़ी हो गई। शोभित की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वह मुस्कुरा दिया। जवाब में लड़की भी मुस्कुराई और दूसरे कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। शोभित थके कदमों से चलता और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने लगा। दिन बीत रहे थे। अब रुद्रनाथ चौधरी के कदमों में तेजी होती थी और अक्सर वह लड़की या तो उनके साथ आती थी या फिर शाम को आती थी। रुद्रनाथ चौधरी के लिए चिट्ठियाँ भी ढेर सारी आती थी। शोभित अक्सर सोचता रहता कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। उन लोगों का अफेयर है, ये तो उसे पक्का विश्वास था। वह उनके गहरे और महके रिश्तों की कल्पना करता रहता। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। आप चिट्ठियाँ लेने नहीं आए, आप चिट्ठियाँ लेने नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। शोभित को अजीब से सपने आने लगे। सपनों में वह देखता कि वो चिट्ठियों का बोरा उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और रुद्रनाथ चौधरी के दरवाजे पर लगातार घंटी बजाया जा रहा है, मगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। और अचानक ही दरवाज़ा
कार्निवल के बड़े से गेट में बदल जाता और वह हैरान सा खड़ा देख रहा है। अचानक ही रुद्रनाथ जोकर से बने उसके सामने आकर जगलिंग करने लगते थे और वह कहता, आपकी चिट्ठियां आई हैं। तो वे हंसते हुए भागने लगते और शोभित उनके पीछे भागने लगता और तभी सपना बदल जाता और वह दिखता कि वह ढेर चिट्ठियों को हवा में जगलर की तरह उछाल रहा है और हर चिट्ठी पे रुद्रनाथ का नाम लिखा है और रुद्रनाथ और वह लड़की एक दूसरे का हाथ थामे स्लो मोशन में दौड़ रहे हैं। और फिर से चिल्लाता, कहाँ जा रहे हो मिस्टर चौधरी, रुकिए, आप चिट्ठी लेने नहीं आए। अरे नहीं, अरे आए नहीं, नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो सही, आप कहाँ जा रहे हैं। और इस तरह के सपने रूप बदल कर उसे डराने लगे। कभी कभी उसे सपने आते कि रुद्रनाथ परशुराम में बदल गए और अपना हाथ आगे कर उससे चिट्ठियां मांग रहे हैं। शोभित, मेरी चिट्ठियां कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? शोभित, लाओ मेरी चिट्ठियां, लाओ, दो। और मांगते हुए उनकी हथेली बड़ी हो जाती, इतनी बड़ी कि शोभित उसके नीचे दब जाता। उसकी नींद खुल जाती और वह डर से हाँफने लगता। वह अपना सीढ़ियाँ तेजी से उतरता और ना ही चढ़ता था। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उस बंद दरवाजे को देखता। उसके पीछे हो रहे सब कुछ का ख्याल आते ही उसका मुंह बन जाता। एक दो बार ऐसा हुआ कि वह लड़की सीढ़ियों पर आते जाते हुए मिली, मगर उस लड़की ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस हाय हेलो होता और वह आगे बढ़ जाती। वह हमेशा रात गए रुद्रनाथ चौधरी को उस लड़की को घर छोड़ने के लिए जाते हुए अपनी बालकनी से देखता। यह देख उसके अंदर बस एक ही चुभता हुआ ख्याल आता, क्या है इस आदमी में, क्या है, कुछ भी तो नहीं। कुछ दिन ऐसे ही गए। शोभित अपनी चिट्ठियां लेने नीचे नहीं आया, बल्कि उसके पिताजी ही शायद बाद में ले जाते थे। परशुराम जब आया तो रुद्रनाथ चौधरी ने अपनी चिट्ठियों के साथ शोभित की भी चिट्ठी ले ली। पहले फ्लोर पर सौराब जी की नानी आज उन्हें चलती हुई दिखी। वो छड़ी के सहारे चलती हुई घर के अंदर रखे गमलों में एक छोटी सी केतली से पानी डाल रही थी। उनकी नज़र रुद्रनाथ चौधरी से मिली। तभी रुद्रनाथ चौधरी को एक अजीब सा ख्याल आया, इनकी शक्ल, हाँ शायद, हाँ। फिर वह मन ही मन मुस्कुराए और सोचते हुए आगे बढ़ गए। किसी ने सच्ची कहा कि आप जिसके साथ भी ज़्यादा रहते हैं उसकी शक्ल आपसे या आपकी शक्ल मुझसे मिलने लगती है। ये भी क्या अजीब सा ख्याल है। Oh my honey, better hurry and let me and ain't you going to the leader man, ragged meter man. दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला। शोभित की माँ ने दरवाज़ा खोला था। हेलो, क्या शोभित घर में है? कई दिनों से दिखा नहीं। रुद्रनाथ चौधरी ने पूछा, कैसे हैं आप? वह दरअसल बीमार है, वे बोली। तभी शोभित चलता हुआ आया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ दिनों से नहीं बल्कि महीनों से बीमार हो। कैसे हो शोभित, ये तुम्हारा लेटर है। रुद्रनाथ चौधरी चिट्ठी देते हुए बोले। शोभित ने मुस्कुरा कर धीरे से थैंक्स कहा। अच्छा, मुझे जाना है, टेक केयर। इतना कि रुद्रनाथ चौधरी चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। शोभित जाकर बालकनी में खड़ा हो आसमान देखने लगा। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह आ रही थी। शोभित उसे देख कमरे में वापस आ बेड पर लेट गया और उन दोनों के बारे में जाने क्या किया और कैसा कैसा सोचने लगा। उनके रोमांस का ख्याल आते ही उसे अपनी तबीयत और ख़राब लगने लगी। रुद्रनाथ चौधरी और वह लड़की थोड़ी देर में ही घर से चले गए। आज चौधरी साहब को उस लड़की को छुट्टी देनी थी। उन्होंने उसे घर छोड़ते हुए एक पैकेट थमा दिया इतने दिनों की मदद के लिए। वैसे भी सिंथिया उनकी पुरानी स्टूडेंट है और आजकल कहीं पढ़ाती है। रास्ते में लेटर बॉक्स देख गाड़ी रोक चौधरी साहब ने ढेर सारे पत्र और कार्ड उसमें डाल दिए। गाड़ी चलाते हुए जाने किन ख्यालों में गुम थे चौधरी साहब। आज कोई नई पेंटिंग बनानी है, सिंथिया भी नहीं होगी।
वैसे भी वो सारे समय किताब ही पढ़ती रहती थी। खैर छोड़ो, अच्छी लड़की है। आज पेंटिंग बनाते हुए चौधरी साहब बहुत खुश थे। कुछ देर काम करने के बाद वे बालकनी में आकर खड़े हो फैले आसमान की तरफ देखने लगे। आसमान साफ होने की वजह से आज तारे दिखाई दे रहे थे। धीमे धीमे हवा चल रही थी। वो उसकी ठंडक महसूस कर सकते थे। अपने ही ख्यालों में गुम वो जाने क्या सोच रहे थे। नीचे सौराब जी के घर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। अच्छा म्यूजिक है। आराम कुर्सी पर बैठ अब रुद्रनाथ आंखें बंद किए ध्यान से सुनने लगे और म्यूजिक की गहराई में खोने लगे थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज से वो चौंक गए। उनकी आंखें खुल गईं। सौराब जी के घर से आ रहे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से उनका ध्यान खराब हो गया। टिपिकल घरेलू शास्त्रीय संगीत सुनाई देने लगा था। रुद्रनाथ जी सोच ही रही थी कि क्या करें, तभी उन्हें शोभित की माँ द्वारा गाया जा रहा राग डांट गुस्सा सुनाई दिया। ये राग माँ जाति द्वारा दिन के किसी भी पहर में गाया जा सकता है। इस लड़के को क्या हो गया है? ये खाता क्यों नहीं? बालकनी के दरवाजे को राग पट्टिक के साथ बंद किया गया। समारोह समाप्त हो गया। प्रोफेसर साहिब जल्दी से खड़े हो गए। उन्होंने ऊपर शोभित के घर की ओर देखा। अचानक हुई शांति ने उन्हें चौंका दिया था। दर्शक दीर्घा में खड़े रुद्रनाथ चौधरी हैरान थे। तभी उनकी निगाह नीचे गई। सौराब जी का सुपुत्र अपनी लंबी सी गर्दन अपनी बालकनी से बाहर निकाल ऊपर ही देख रहा था। लगता है वो भी घरेलू शास्त्रीय संगीत सुन रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रुद्रनाथ जी ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। दोनों की ही गर्दन हामी में हिली। वो मुस्कुराया, वापस मुड़ गया। आसमान में अचानक जाने कहां से बादल छा गए थे। रिमझिम पानी गिरने लगा। बारिश होने लगी थी। पत्तों का झुंड गूंजता गूंजता जा रहा था। प्रोफेसर चौधरी एकटक उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। नीचे सौराब जी के घर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। आवाज कानों में पड़ती ही उन्होंने आंखें बंद कर ली। ये सोफे पर लेटे हुए संगीत सुन रहे थे, साथ ही केष्टों की कविता भी।